माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक प्रेजेंट करता है एक ऐसी कहानी जो शायद मेरी, आपकी और हम सबकी जिंदगी का एक रिफ्लेक्शन है। ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है, बल्कि आर्यन की है। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल हमारे जैसा है। और आज की रात आर्यन की जिंदगी में एक हल्की सी दरार आने वाली थी। वो दरार जहां से रोशनी अंदर आती है। रात के 11 बज रहे थे। आर्यन अपने सोफा पर लेटा हुआ था, एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट। रूम में एसी की हम सुनाई दे रही थी, एक ऐसी आवाज जो अक्सर सन्नाटे को और गहरा बना देती है। आर्यन के दिमाग में एक ख्याल बार बार आ रहा था, कल से पक्का। ये 3 शब्द शायद दुनिया के सबसे बड़े झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। आर्यन पिछले 3 सालों से यही बोल रहा था। कल से जिम स्टार्ट करूंगा, कल से वो बिजनेस प्लान लिखूंगा, कल से मॉम डैड को हर रोज कॉल करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वक्त उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, मगर उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम मरते हैं, ट्रेजेडी ये है कि हम जीने का इंतजार करते रह जाते हैं। आर्यन की लाइफ में सब कुछ ठीक था। और ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ठीक था। ना तो वो बहुत दुखी था, ना ही बहुत खुश। उसके पास एक जॉब थी जो बिल्स पे कर देती थी, एक अपार्टमेंट था जो कंफर्टेबल था, और वीकेंड्स थे जो नेटफ्लिक्स और स्लीपिंग में गुजर जाते थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन था, एक ऐसी फीलिंग कि वो बस एग्जिस्ट कर रहा है, लाइव नहीं कर रहा। आर्यन ने फोन स्क्रॉल करते हुए एक आर्टिकल देखा। उसमें एक बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल था, एक मेंढक का। अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डालोगे तो वो तुरंत कूदकर बाहर निकल जाएगा क्योंकि दर्द इंटेंस होगा। लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी में डालो और धीरे धीरे गैस ऑन कर दो तो मेंढक वहीं बैठा रहेगा। पानी गुनगुना होगा, उसे अच्छा लगेगा। फिर पानी गर्म होगा, वो थोड़ा सुस्त हो जाएगा, और जब तक उसे रियलाइज होगा कि वो उबल रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आर्यन ने फोन साइड में रखा और छत को देखने लगा। उसे अचानक रियलाइज हुआ कि वो उस मेंढक की तरह है। उसकी जिंदगी का पानी गुनगुना था, कंफर्टेबल। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। इंसान तब बदलता है जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, जब नौकरी छूट जाए या कोई बड़ी बीमारी आ जाए तब हम एक्शन लेते हैं। लेकिन जब लाइफ ओके होती है, जब हम रीजन बीटा में फंसे होते हैं, जहां हालात इतने बुरे नहीं हैं कि हम कुछ करें, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है कि हम खुश रहें, तब हम बर्बाद होते हैं। आर्यन सोचते सोचते उठकर बैठ गया। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी पर गई। टिक टॉक, टिक टॉक। हर सेकंड जो बीत रहा था वो वापस नहीं आने वाला था। हमें लगता है हमारे पास वक्त है। ये हमारा सबसे बड़ा डिल्यूजन है। आर्यन अक्सर सोचता था कि अभी तो वो 28 साल का है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेंगे। लेकिन उस रात शांति इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। उसे याद आया कि कैसे पिछले 5 साल हवा के झोंके की तरह निकल गए। ऐसा लग रहा था जैसे बस कल की ही बात हो, जब वो कॉलेज से निकला था। अगर पिछले 5 साल इतनी जल्दी बीत गए तो अगले 5 भी ऐसे ही निकल जाएंगे। और फिर एक दिन वो बिस्तर पर होगा, बूढ़ा और कमजोर, और सोचेगा, मैंने किया क्या? एक कहानी है जो आर्यन ने कभी पढ़ी थी और आज उसे वो याद आ गई। जूलियस सीजर, जो रोम का महान बादशाह बना, जब 32 साल का था तो एक दिन वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट की मूर्ति को देखकर रोने लगा था। उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? तो सीजर ने कहा, जिस उम्र में अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया जीत ली थी, उस उम्र में मैं अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं कर पाया। आर्यन ने खुद को देखा। वो कोई दुनिया जीतने की बात नहीं कर रहा था, वो तो अपनी खुद की आदतों को भी नहीं जीत पा रहा था। वो बस गेस्ट्स कलेक्ट कर रहा था अपने फ्यूनरल के लिए। हाँ, ये थोड़ा कड़वा सुनने में लगता है, लेकिन सच यही है। हम पूरी जिंदगी लोगों को इंप्रेस करने में, कनेक्शंस बनाने में निकाल देते हैं,
ताकि हमारे मरने पर ज्यादा लोग आए। लेकिन क्या हमने वो जिंदगी जी जो हम चाहते थे? आर्यन उठा और बालकनी में गया। ठंडी हवा चल रही थी। नीचे सड़क सुनसान थी। उसने सोचा, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं खुश हूं आज के दिन से? जवाब ना था। एक बड़ा सा ना। वो बस इंतजार कर रहा था। किस चीज का? रिटायरमेंट का? प्रमोशन का? वीकेंड का? उसकी पूरी लाइफ वेटिंग रूम बन गई थी। हम हमेशा किसी चीज का वेट करते हैं ताकि हम जीना शुरू कर सकें। जब प्रमोशन मिलेगा तब घूमने जाऊंगा, जब शादी होगी तब खुश होऊंगा, जब बच्चे होंगे तब सेटल होऊंगा। आर्यन ने रियलाइज किया कि वो खुशियों को पोस्टपोन कर रहा है, जैसे कोई फ्यूचर डेट पर चेक साइन कर रहा हो। लेकिन किसने गारंटी दी है कि वो फ्यूचर आएगा? उसने सोचा कि शायद उसे किसी की मदद की जरूरत है। अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल को कॉल करने का सोचा, पर फिर रुक गया। रात के 12 बज चुके थे और वैसे भी राहुल क्या ही कर लेता। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई आएगा, कोई मेंटोर, कोई पार्टनर, कोई लॉटरी टिकट जो हमारी जिंदगी बदल देगा। आर्यन बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया। सच्चाई उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगी। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई नहीं आने वाला। ये कोई मूवी नहीं है जहां इंटरवल के बाद सब ठीक हो जाता है। अगर उसे अपनी लाइफ बदलनी है तो उसे खुद ही स्टीयरिंग व्हील पकड़ना होगा। ये दुनिया इतनी बिजी है कि किसी को परवाह नहीं है कि आर्यन आज जिम गया या नहीं, या आर्यन ने वो किताब लिखी या नहीं जो वो लिखना चाहता था। लोग अपनी उलझनों में फंसे हैं। आर्यन वापस अंदर आया और आईने के सामने खड़ा हुआ। उसे अपना चेहरा थोड़ा थका हुआ लगा। आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी। मोबाइल स्क्रीन की देन। उसने खुद से पूछा, तू डर किस बात से रहा है? असल में हम फेल होने से नहीं डरते, हम चेंज होने से डरते हैं। पुरानी आदतें, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो, वो पुराने दोस्तों जैसी होती है। कंफर्टेबल लगती है। सुबह देर तक सोना, जंक फूड खाना, घंटों रील्स स्क्रॉल करना, ये सब आर्यन के कंफर्ट फ्रेंड्स थे। और आज रात उसे महसूस हो रहा था कि इन दोस्तों ने उसे कैद कर रखा है। एक और थॉट ने आर्यन को झंझोर दिया। उसके पेरेंट्स, वो दूसरे शहर में रहते थे। पिछली बार वो 3 महीने पहले मिला था। हम सोचते हैं हमारे पेरेंट्स हमेशा वही रहेंगे, लेकिन आर्यन ने मैथ लगाया। अगर वो साल में 2 बार अपने पेरेंट्स से मिलता है और मान लो वो 20 साल और जीते हैं, तो वो उनसे सिर्फ 40 बार और मिलेगा। सिर्फ 40 बार। ये नंबर सुनकर उसका गला सूख गया। जिंदगी अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है, बिल्कुल पानी के उस गिलास की तरह जिसे हम बिना सोचे पिए जा रहे हैं, और एक दिन गिलास खाली मिलेगा। टाइम नहीं है, आर्यन ने धीरे से खुद से कहा। मेरे पास वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए। लेकिन समस्या ये थी कि सुबह होते ही ये मोटिवेशन हवा हो जाता है। रात के 12 बजे हम सब फिलोसोफर बन जाते हैं। हम सब बदलना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह का अलार्म बजता है, हम वही पुराने ज़ॉम्बी बन जाते हैं। आर्यन ये जानता था। उसने ये साइकिल हजारों बार देखी थी। जोश आता है, हम प्लान बनाते हैं, और 2 दिन बाद वही लेजीनेस, वही बहाने। ओल्ड ब्रिक्स विल बिल्ड द सैम हाउस। अगर आर्यन वही ईंटें यूज करेगा जो वो आज तक करता आया है, वही सोच, वही रूटीन, वही आलस, तो घर भी वही बनेगा जो बनता आया है। नया घर बनाने के लिए पुरानी ईंटें फेंकनी पड़ेंगी। लेकिन शुरुआत कहां से करे? पहाड़ चढ़ने का ख्याल ही इंसान को डरा देता है। आर्यन वापस अपने स्टडी टेबल पर गया। वहां धूल जमा हुई थी। उसने एक डायरी निकाली। उसने सोचा, मैं पूरी जिंदगी एक रात में नहीं बदल सकता। ये भी एक जाल है। हम सोचते हैं कि बदलाव ड्रामेटिक होना चाहिए, रातों रात सब चेंज, पर ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स यही कहता है, अगर आप रुक गए तो मोमेंटम तत्म। गाड़ी को धक्का मारने में सबसे ज्यादा जोर शुरुआत में लगता है। एक बार पहिए घूमने लगे तो आसान हो जाता है। आर्यन की गाड़ी अभी रुकी हुई थी। जंग लग गई थी। उसने पेन उठाया
हाथ थोड़ा कांप रहा था, ना जाने क्यों। शायद इसलिए कि वो पहली बार खुद से सच बोलने जा रहा था। कागज पर उसने सबसे ऊपर लिखा, वाई एम आई वेस्टिंग माई लाइफ? मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा हूं? ये सवाल पूछना आसान है, पर इसका जवाब देना बहुत मुश्किल। क्या ये लेजीनेस है? क्या ये डर है? या शायद ये एनवी है? दूसरों को इंस्टाग्राम पर खुश देखकर जलना और खुद कुछ ना करना। जेलसी और रिजेंटमेंट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आर्यन अक्सर अपने दोस्तों की सक्सेस देखकर सोचता था, इसकी किस्मत अच्छी है। पर सच ये था कि वो मेहनत कर रहे थे जब आर्यन सो रहा था। रिजल्ट्स डोंट लाई, पीपल डू। आर्यन खुद से झूठ बोल सकता था, पर उसकी बैंक बैलेंस और उसकी हेल्थ उसे सच दिखा रही थी। घड़ी में 12 करतांड बज गए थे। आर्यन ने सोचा कि आज कुछ अलग करना होगा। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना होगा, छोटा सा एक्शन। उसने डिसाइड किया कि वो कल सुबह अलार्म स्नूज नहीं करेगा। बस इतना सा। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन आर्यन के लिए ये जंग का पहला कदम था, क्योंकि अगर वो अपने दिन की पहली लड़ाई, बिस्तर से उठने की लड़ाई, हार गया तो बाकी दिन जीतने की उम्मीद कैसे कर सकता है? लेकिन आर्यन को अभी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसके अंदर का डर, उसका पुराना सेल्फ, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। कल सुबह जब अलार्म बजेगा, तब असली इम्तिहान शुरू होगा। क्या वो वही पुराना आर्यन बनकर उठेगा जो कल का इंतजार करता है, या फिर कोई नया आर्यन जन्म ले चुका है? उसकी नजर टेबल पर रखे पानी के गिलास पर पड़ी। उसने एक घूंट पिया। जिंदगी एक तोहफा है, उसने सोचा, और मैं इसे ऐसे ही रैपर में बंद करके वापस नहीं करूंगा। लेकिन मोटिवेशन काफी नहीं होता। मोटिवेशन तो उस शावर की तरह है जो रोज लेना पड़ता है, नहीं तो बदबू आने लगती है। आर्यन को डिसिप्लिन चाहिए था। उसे अपने दिमाग के उस हिस्से को हराना था जो उसे आराम देना चाहता था। सोने से पहले आर्यन ने एक आखिरी बार फोन उठाया, लेकिन स्क्रॉल करने के लिए नहीं। उसने एक रिमाइंडर सेट किया। रिमाइंडर में कुछ नहीं लिखा था, बस एक इमोजी था, एक आर ग्लास, रेत घड़ी, ताकि जब भी वो फोन देखे उसे याद रहे कि वह खत्म हो रहा है। मोमेंटो मोरी, रिमेंबर यू विल डाई। ये डिप्रेसिंग नहीं है, ये लिबरेटिंग है। जब आपको पता होता है कि मूवी खत्म होने वाली है, तभी आप मूवी के हर सीन को ध्यान से देखते हैं। आर्यन ने लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गया। कमरे में अंधेरा था, पर उसके दिमाग में एक नई रोशनी थी। एक डरावना ख्याल भी था, क्या हो अगर मैं सुबह फिर से वही गलती करूं? रीजन बीटा का मैग्नेट बहुत स्ट्रांग होता है। क्या आर्यन उससे निकल पाएगा? कल का सूरज क्या लेकर आएगा, ये उसे नहीं पता था। लेकिन एक बात तय थी, आज की रात आर्यन ने अपने पुराने वर्जन को अलविदा कहने का फैसला कर लिया था। पर क्या फैसला लेना काफी है? असली सवाल तो यह है, जब जिंदगी मुश्किल होगी, जब मन नहीं करेगा, जब बोरिंग लगेगा, क्या तभी आर्यन चलता रहेगा? क्योंकि दोस्तों, शुरुआत करना आसान है, मुश्किल है कंसिस्टेंसी। और यही आर्यन की अगली चुनौती थी। सुबह के 6 बजे अलार्म की आवाज किसी सायरन से कम नहीं लग रही थी। आर्यन का हाथ अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सीधा स्नूज बटन की तरफ बढ़ा। उसका दिमाग, जो अभी भी नींद के नशे में था, उसने वही पुराना प्रस्ताव रखा, बस 5 मिनट और। 5 मिनट में क्या ही बिगड़ जाएगा? ये वो पल है जहां दुनिया के ज्यादातर सपने दम तोड़ देते हैं। वो 5 मिनट जो कभी 5 मिनट नहीं होते, बल्कि एक हार की शुरुआत होते हैं। आर्यन का हाथ बटन पर रुक गया। उसे कल रात का वो वादा याद आया। ये सिर्फ नींद और जागने की लड़ाई नहीं थी, ये अपने करंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ के बीच की जंग थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को जबरदस्ती खोला और अलार्म बंद करके बिस्तर से नीचे पैर रख दिए। जीत गया, पहली छोटी सी जीत। आर्यन ने मुंह धोया और बालकनी में आया। शहर अभी जाग ही रहा था। उसने फोन उठाया,
लेकिन इंस्टाग्राम खोलने के बजाय उसने कैलकुलेटर खोला। कल रात उसने पढ़ा था कि एक औसत इंसान लगभग 75 साल जीता है, यानी कुल मिलाकर 30,900 हफ्ते, वीक्स। आर्यन ने कैलकुलेट किया, वो 28 साल का था। इसका मतलब उसके लगभग 1,450 हफ्ते जा चुके थे। सिर्फ 2,500 हफ्ते बचे हैं। उसने धीरे से बुदबुदाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में एक कांच का जार है जिसमें 2,500 कंचे, मार्बल्स है। हर हफ्ता जो गुजरता है वो एक कंचा उस जार से निकालकर नाली में फेंक रहा है, और जो कंचा एक बार गिर गया वो वापस नहीं आता। ये ख्याल डरावना था। अब तक वो सोच रहा था कि उसके पास अनलिमिटेड रीफिल्स हैं, लेकिन सच ये था कि सप्लाई लिमिटेड थी। उसने नीचे सड़क पर देखा, लोग काम पर जा रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थी, सबके पास अपने अपने जार थे और सबके कंचे धीरे धीरे कम हो रहे थे। लेकिन शायद ही कोई इस बात को याद रख रहा था। ऑफिस पहुंचकर आर्यन अपनी डेस्क पर बैठा। कंप्यूटर की स्क्रीन घूरते हुए उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये वही काम था जो वो पिछले 5 सालों से कर रहा था और शायद अगले 30 साल तक करता रहेगा। तभी उसका बॉस मिस्टर वर्मा उसके पास आया और एक फाइल पटक कर चला गया। मिस्टर वर्मा 50 साल के थे, हमेशा तनाव में, हमेशा गुस्से में, और हेल्थ के नाम पर बीपी और शुगर की गोलियां खा रहे थे। आर्यन ने मिस्टर वर्मा को जाते हुए देखा और उसे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुआ। क्लाइंबिंग द रॉन्ग लैडर। हम सब जिंदगी भर एक सीधी चढ़ने में लगा देते हैं। कॉर्पोरेट लैडर, सोशल स्टेटस की सीढ़ी। हम पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ते हैं, पसीना बहाते हैं, थकते हैं, और जब हम आधी सीधी चढ़ जाते हैं या टॉप पर पहुंचते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि यह सीधी तो गलत दीवार पर लगी थी। आर्यन को समझ आ गया कि अगर वो इसी रफ्तार से, इसी शिद्दत से मेहनत करता रहा तो वो एक दिन मिस्टर वर्मा बन जाएगा। और वो मिस्टर वर्मा नहीं बनना चाहता था। ये उसकी जीत नहीं होगी, ये उसकी हार होगी। इसे ही कहते हैं पिरिक विक्ट्री, ऐसी जीत जिसकी कीमत इतनी ज्यादा हो कि वो हार जैसी लगे। लंच ब्रेक में आर्यन अपने कोलीग्स के साथ बैठा था। सब वही घिसी-पिटी बातें कर रहे थे। ट्रैफिक कितना ज्यादा है, वेब सीरीज कौन सी अच्छी है, और वीकेंड का क्या प्लान है। आर्यन चुप था। उसके दिमाग में एक और थॉट एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एटर्नल रिकरेंस। मान लो आज रात एक राक्षस, डीमन, तुम्हारे सपने में आए और कहे, आर्यन, तुम जो जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें यही जिंदगी बार बार जीनी पड़ेगी, अनंत काल तक। हर खुशी, हर धम, हर बोरियत, हर ट्रैफिक जैम, हर वो पल जब तुमने अपने सपनों को मारा, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट होगा, एक के बाद एक, हमेशा के लिए। क्या तुम इस बात से खुश होगे, या तुम चिल्लाओगे, नहीं, मुझे ये स्क्रिप्ट फिर से नहीं जीनी। आर्यन ने अपने ठंडे हो चुके खाने को देखा। अगर उसे आज का ये दिन, जिसमें उसने बिना मन के काम किया, बॉस की डांट सुनी और दोस्तों के साथ टाइम पास किया, अगर ये दिन उसे करोड़ों बार दोबारा जीना पड़े, तो ये उसके लिए नर्क, हेल होगा। नीच का ये विचार किसी श्राप जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक फिल्टर है। अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसे तुम अनंत काल तक रिपीट नहीं करना चाहते, तो तुम्हें वो काम आज ही बंद कर देना चाहिए, या उसे करने का तरीका बदल देना चाहिए। शाम को घर लौटते वक्त आर्यन थका हुआ था, लेकिन एक अलग तरह की थकान थी। ये वो थकान नहीं थी जो काम करने से होती है, ये वो थकान थी जो जागने से होती है। जब आप सालों बाद नींद से जागते हैं तो आंखें चुंधिया जाती है। मेट्रो में खड़े खड़े उसने सोचा, मैं अपनी सीधी कैसे बदलूं? मैं एकदम से नौकरी तो नहीं छोड़ सकता। यहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय जाना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि ओल्ड ब्रिक्स विल बिल्ड द सेम हाउस। अगर आर्यन को नया घर बनाना है तो उसे नई ईंटें चाहिए, और वो नई ईंटें हैं उसकी आदतें, उसका माइंडसेट।
उसे अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी जॉब के बाद के 5 घंटे बदलने की जरूरत थी। घर पहुंचकर उसने टीवी नहीं चलाया। सन्नाटा उसे अब काटने को नहीं दौड़ रहा था, बल्कि उसे सोचने का मौका दे रहा था। उसने अपनी डायरी फिर से खोली। कल उसने सवाल पूछा था, आज उसे जवाब ढूंढना था। उसने लिखा, इफ नोबडी इज कमिंग टू सेव मी, हाउ डू आई सेव माई सेल्फ? अगर कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा तो मैं खुद को कैसे बचाऊं? जवाब एक ही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें लगता है कि हमारे दुखों की वजह कोई और है, हमारे पेरेंट्स, हमारा बॉस, हमारी गवर्नमेंट या हमारी किस्मत। अगर मेरे पास अमीर बाप होता, अगर मेरा बॉस अच्छा होता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती। ये सब बहाने हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के। आर्यन ने महसूस किया कि वो अब तक पैसेंजर सीट पर बैठा था, शिकायत कर रहा था कि ड्राइवर गाड़ी शराब चला रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि ड्राइवर की सीट खाली है, उसे खुद वहां बैठना होगा। उसने डिसाइड किया कि वो रोज रात को अपने अगले दिन को प्लान करेगा। स्टार्ट इन दिसंबर, स्टार्ट लेट, स्टार्ट नाउ। इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका था। उसने अपनी कंचे वाली थ्योरी याद की। आज का एक कंचा, मार्बल, जा चुका था। कल का कंचा उसे किसी भी कीमत पर वेस्ट नहीं करना था। लेकिन जैसे ही वो सोने गया, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसके एक पुराने दोस्त ने पार्टी की फोटोज डाली थी। सब खुश लग रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। एक पल के लिए आर्यन के अंदर एक टीस उठी, जेलसी। सबकी लाइफ कितनी सेट है, बस मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूं। ये कंपेयर करने की बीमारी, ये सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप बहुत खतरनाक है। हमें दूसरों की हाईलाइट रील दिखती है और हमें अपनी बिहाइंड द सीन्स से नफरत होने लगती है। आर्यन का हाथ फिर से स्क्रॉल करने के लिए बढ़ा। क्या वो आज फिर उसी जाल में फंसने वाला था? क्या उसका संकल्प, रेजोल्यूशन 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगा? क्योंकि याद रखिए, आदतें मकड़ी के जाले जैसी होती है। शुरुआत में बहुत हल्की लगती है, लेकिन जब आप फंस जाते हैं तो लोहे की जंजीर बन जाती है। आर्यन ने फोन की स्क्रीन को देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को। टिकटॉक, एक और कंचा गिरने वाला था। क्या आर्यन सोन रख पाएगा, या डोपामाइन की वो छोटी सी किक उसे फिर से सुला देगी? आर्यन की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर थी और मन में एक अजीब सी कड़वाहट थी। वो फोटो में अपने दोस्त को मुस्कुराते हुए देख रहा था। एक नई गाड़ी, एक नई जगह। तभी उसे एक पुरानी कहानी याद आई जो उसने कभी सुनी थी। एक बार एक इंसान को एक जादुई मछली मिली। मछली ने कहा, मांगो क्या मांगते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उसका दोगुना, डबल मिलेगा। उस इंसान ने सोचा, अगर वो सोना मांगेगा तो पड़ोसी को दोगुना सोना मिलेगा। अगर महल मांगेगा तो पड़ोसी को 2 महल मिलेंगे। जलन और ईर्ष्या, जेलसी ने उसकी सोचने की शक्ति को इतना अंधा कर दिया कि उसने अंत में कहा, मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएं। आर्यन ने एक झटके से फोन को बेड पर उल्टा पटक दिया। वो क्या कर रहा था? क्या वो भी अपनी एक आंख फोड़ने को तैयार था, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों का बुरा हो या वो दूसरों से जल सके? ऑन जेलसी एंड रिजेंटमेंट, ये वो जहर है जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि ये जलन उसे कहीं नहीं ले जाएगी, ये बस उसकी एनर्जी को चूस रही है। उसने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। आज उसने अपनी जलन को नहीं, बल्कि अपनी शांति को चुना था। ये एक छोटी जीत थी, लेकिन जीत तो थी। अगली सुबह मौसम थोड़ा खराब था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आर्यन जब तैयार होकर नीचे पहुंचा तो देखा कि उसकी कैब कैंसिल हो चुकी है। दूसरी कैब मिल नहीं रही थी। सड़क पर पानी भरा था। उसका मूड, जो सुबह उठते वक्त ठीक था, अब एकदम खराब हो चुका था। वो झुंझला रहा था, बड़बड़ा रहा था, यार
आज ही बारिश को होना था, अब मैं लेट हो जाऊंगा, बॉस फिर सुनाएगा। उसका दिमाग पूरी तरह से विक्टिम मोड में जा चुका था। तभी उसे द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल का ख्याल आया। गौतम बुद्ध की एक बात उसे याद आई, 2 तीरों 2 एरोज का सिद्धांत। जब हमें कोई तकलीफ होती है तो वो पहला तीर है। जैसे ये बारिश, ये ट्रैफिक, ये लेट होना, ये पहला तीर है। ये दर्द देता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब हम उस पर गुस्सा करते हैं, रोते हैं या कंप्लेन करते हैं तो हम खुद को दूसरा तीर मारते हैं। ये दूसरा तीर सफरिंग है और ये पूरी तरह ऑप्शनल है। आर्यन बारिश को रोक नहीं सकता था, पहला तीर। लेकिन क्या उसे बारिश पर गुस्सा करके अपना दिन खराब करना जरूरी था, दूसरा तीर? आर्यन ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बारिश अभी भी वैसी ही थी, लेकिन आर्यन बदल गया था। उसने दूसरा तीर चलाने से मना कर दिया। उसने हेडफोन्स लगाए, अपना फेवरेट पॉडकास्ट ऑन किया और बारिश में भीगते हुए मेट्रो स्टेशन की तरफ चल दिया। इफ यू कांट कंट्रोल इट, डोंट वरी अबाउट इट। ये कहना आसान है, लेकिन उस पल, उस कीचड़ और बारिश के बीच आर्यन ने इसे जीने की कोशिश की। ऑफिस पहुंचकर वही रोज का ड्रामा शुरू हो गया। कॉफी मशीन के पास 4-5 लोग खड़े थे और मैनेजमेंट की बुराई कर रहे थे। यार, ये कंपनी डूब रही है, बॉस को कुछ नहीं आता, सैलरी टाइम पर नहीं आती। ये एक रस्म, रिचुअल बन चुकी थी। हर रोज सुबह 15 मिनट की कंप्लेनिंग सेशन। आर्यन भी पहले इसका हिस्सा होता था। उसे लगता था कि भड़ास निकालने से मन हल्का होता है, लेकिन आज उसे वो इनविजिबल वॉल और 5 बंदरों वाली कहानी याद आ गई। एक एक्सपेरिमेंट में 5 बंदरों को एक पिंजरे में रखा गया। बीच में एक सीढ़ी थी और ऊपर केले, बनानास लटके थे। जैसे ही कोई बंदर सीधी चढ़ने की कोशिश करता, साइंटिस्ट्स बाकी बंदरों पर ठंडे पानी की बौछार कर देते। कुछ देर बाद बंदरों ने समझ लिया कि सीढ़ी चढ़ने का मतलब है सजा। फिर साइंटिस्ट ने पानी डालना बंद कर दिया। लेकिन अब अगर कोई बंदर सीधी की तरफ जाता तो बाकी बंदर उसे पकड़कर पीट देते। धीरे धीरे सारे पुराने बंदर बदल दिए गए और नए बंदर आ गए। अब पिंजरे में कोई ऐसा बंदर नहीं था जिस पर पानी डाला गया हो, लेकिन फिर भी कोई सीढ़ी नहीं चढ़ता था। और अगर कोई कोशिश करता तो बाकी उसे पीट देते। वो ऐसा क्यों करते थे, उन्हें नहीं पता था। बस यहां ऐसा ही होता है। आर्यन ने अपने कोलीग्स को देखा। वो सब उन बंदरों की तरह थे। वो कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि यहां ऐसा ही होता है। किसी ने सिचुएशन को बदलने की कोशिश नहीं की थी, बस शिकायत कर रहे थे। डोंट कंप्लेन। शिकायत करना मतलब ये मान लेना कि आप बेबस हैं। अगर बारिश हो रही है तो छाता लो या भीगने का मजा लो, लेकिन बारिश को गाली देने से तुम सूखे नहीं रहोगे। आर्यन चुपचाप वहां से अपनी सीट पर चला गया। उसने उस नेगेटिविटी के पिंजरे में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसके दोस्तों ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे वो ग्रुप से अलग हो रहा हो। और सच यही था, वो अलग हो रहा था। शाम को घर लौटते वक्त आर्यन के दिमाग में एक नया जोश था। उसने सोचा था कि आज शाम को वो अपनी ड्रीम स्क्रिप्ट पर काम करेगा, वो कहानी जो वो सालों से लिखना चाहता था। लेकिन घर घुसते ही थकान ने उसे जकड़ लिया। उसका शरीर सोफे पर गिरने की भीख मांग रहा था। दिमाग ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। आज बहुत थक गया हूं, अभी मूड नहीं है, आइडिया क्लियर नहीं है, कल वीकेंड है, कल पक्का करूंगा। ये रेजिस्टेंस था। जब भी हम कुछ मीनिंगफुल करने जाते हैं, एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। आर्यन अपनी डायरी के सामने बैठा, लेकिन पेन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे मोजार्ट की कहानी याद आई। एक बार एक नौजवान ने मोजार्ट से पूछा, सिम्फनी कैसे लिखते हैं? मोजार्ट ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, पहले कुछ आसान चीजों से शुरुआत करो। उस लड़के ने कहा, लेकिन आप तो 10 साल की उम्र में सिम्फनी लिख रहे थे। मोजार्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं था कि सिम्फनी कैसे लिखते हैं।
इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो आप बहाने बनाएंगे। आर्यन ने खुद से कड़वा सच बोला, मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं अनइंस्पायर्ड हूं। और इंस्पिरेशन काम करने से आती है, काम करने का इंतजार करने से नहीं। उसने डू द हार्ड थिंग्स का मंत्र याद किया। मुश्किल काम करने में ही ग्रोथ है, आसान काम तो हर कोई कर रहा है। नेटफ्लिक्स देखना आसान है, सोना आसान है, कंप्लेन करना आसान है, लेकिन थके होने के बावजूद अपने सपने पर काम करना, यह मुश्किल है। और यही वो चीज है जो एक विनर को लूजर से अलग करती है। आर्यन ने एक टाइमर सेट किया, सिर्फ 20 मिनट। उसने खुद से कहा, सिर्फ 20 मिनट लिखूंगा, चाहे कचरा ही क्यों न लिखूं। उसने लिखना शुरू किया। पहले 5 मिनट बहुत मुश्किल थे। उसका दिमाग चीख रहा था कि बंद करो, टीवी देखो। ये वही मार्शमैलो टेस्ट था। अगर वो अभी के मजे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रोक पाया तो बाद में उसे बड़ा इनाम मिलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पेन कागज पर चलने लगा, वो फ्लो स्टेट में आने लगा। 20 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। जब वो रुका तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। ये खुशी एंटरटेनमेंट वाली नहीं थी, ये सैटिस्फैक्शन वाली खुशी थी। उसने कुछ क्रिएट किया था, उसने अपनी थकान को हराया था। रात को खाने की टेबल पर उसने गौर किया कि वो टीवी नहीं देख रहा था, वो शांति से खाना खा रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और डर ने दस्तक दी, कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स। आज तो कर लिया, कल फिर करना पड़ेगा, परसों फिर। ये पहाड़ कभी तत्म नहीं होगा क्या? उसे लगा जैसे वो एक ट्रेडमिल पर है जो कभी रुकती नहीं। तभी उसे याद आया कि उसका अगला हफ्ता बहुत बिजी होने वाला है। उसकी एक बड़ी प्रेजेंटेशन है, फैमिली फंक्शन है और न जाने क्या क्या। क्या इन सब के बीच वो अपने इस नए रूटीन को बचा पाएगा, या फिर जिंदगी का शोर, केओस उसकी इस नन्ही सी लौ को बुझा देगा? अक्सर हम परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ शांत होगा तब हम अपनी जिंदगी सुधारेंगे। लेकिन आर्यन को अभी ये सीखना बाकी था कि तूफान के बीच में दिया कैसे जलाते हैं, और ये सबक उसे बहुत जल्द मिलने वाला था, शायद अगले ही पल। अगला हफ्ता आर्यन के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। जैसा कि अक्सर होता है, जब आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं तो कायनात, यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेने आ जाती है। मंडे की सुबह आर्यन के बॉस मिस्टर वर्मा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। एक नई डेडलाइन थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पहले ही लेट हो चुका था। आर्यन, मुझे ये काम फ्राइडे तक हर हाल में चाहिए, मिस्टर वर्मा ने अपनी चश्मे के ऊपर से घूरते हुए कहा। इसका सीधा मतलब था लेट नाइट्स, तनाव और 0 पर्सनल टाइम। आर्यन अपनी डेस्क पर वापस आया। उसका दिल बैठ गया था। उसका नया रूटीन, सुबह जल्दी उठना, लिखना, हेल्दी खाना, सब कुछ खतरे में था। उसके दिमाग ने तुरंत हार मान लेने वाला सिग्नल दिया। देख भाई, इस हफ्ते तो नहीं हो पाएगा, अगले हफ्ते से कंटिन्यू करेंगे जब यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ये आवाज बहुत कन्विंसिंग थी, बहुत प्रैक्टिकल लग रही थी। आखिरकार नौकरी तो जरूरी है ना। लेकिन तभी उसे न्यूटन का वो नियम, लॉ याद आया जो उसने बचपन में पढ़ा था और जो अब उसे एक नई रोशनी में दिखाई दे रहा था। कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स। एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का देकर चलाने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब गाड़ी चलने लगती है तो उसे चलते रहने के लिए बहुत कम ताकत की जरूरत होती है। आर्यन ने पिछले 3 दिनों में बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को धक्का देकर मोशन में लाया था। अगर उसने आज ब्रेक ले लिया तो उसकी गाड़ी फिर से रुक जाएगी और अगले हफ्ते उसे फिर से वही 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी, वही भारी धक्का फिर लगाना पड़ेगा। नहीं, आर्यन ने धीरे से खुद से कहा, मैं गाड़ी रुकने नहीं दूंगा। रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन पहिए घूमते रहेंगे। उस शाम वो घर पहुंचा तो 9 बज चुके थे।
शरीर टूट रहा था, दिमाग सुन्न था। उसका मन कर रहा था कि बस खाना ऑर्डर करे और सो जाए। लेकिन उसने अपनी डायरी उठाई। उसने सोचा 20 मिनट नहीं तो 5 मिनट ही सही, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं था, ये खुद को ये साबित करने के बारे में था कि हालात चाहे जो भी हो, स्टीयरिंग व्हील अभी भी उसी के हाथ में है। उसने 5 मिनट लिखा। कुछ खास नहीं लिखा, बस अपनी थकान के बारे में लिखा। लेकिन पेन रखने के बाद उसे जो जीत महसूस हुई वो उस प्रोजेक्ट डेडलाइन के स्ट्रेस से कहीं बड़ी थी। हफ्ते के बीच में वेंसडे को आर्यन ऑफिस के वॉशरूम में आईने के सामने खड़ा था। उसने अपना चेहरा देखा। थकान थी, लेकिन आंखों में वो पुराना खालीपन नहीं था। उसे एक कड़वी सच्चाई याद आई। रिजल्ट्स डोंट लाई, पीपल डू। हम खुद से झूठ बोल सकते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारे रिजल्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आर्यन की हेल्थ खराब है तो इसका मतलब है उसने हेल्थ पर काम नहीं किया। अगर उसकी बैंक बैलेंस कम है तो मतलब उसने फाइनेंस पर काम नहीं किया। रिजल्ट्स एक आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आर्यन ने अपनी तोंद, बेली फैट को देखा। ये रातों रात नहीं आई थी और ये रातों रात जाएगी भी नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट दे वर लेइंग ब्रिक्स एवरी डे। हम अक्सर ये कहकर अपना आलस छुपाते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मजदूर हर दिन ईंटें रख रहे थे। आर्यन ने महसूस किया कि वो पिछले 5 सालों से कोई ईंट नहीं रख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि महल खड़ा हो जाएगा। आज उसने एक और ईंट रखी, छोटी सी लेकिन मजबूत। फ्राइडे आते आते प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। आर्यन पूरी तरह निचोड़ा जा चुका था। शाम को उसके दोस्तों का मैसेज आया, ब्रो वीकेंड आ गया, आज तो पार्टी बनती है, क्लब चलते हैं, सब आ रहे हैं। आर्यन का पुराना वर्जन एक सेकंड में आगे बोल देता। उसे FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता। उसे लगता कि अगर वो नहीं गया तो वो अकेला रह जाएगा। लेकिन आज उसने एक अजीब सा सवाल खुद से पूछा, डू आई डिजर्व व्हाट आई वांट? हम सब अमीर बनना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसे डिजर्व करते हैं? आर्यन ने सोचा, अगर वो आज रात जाकर शराब पिएगा, जंक फूड खाएगा और कल दोपहर तक सोएगा, तो क्या वो एक राइट अर्थ वाली जिंदगी डिजर्व करता है? नहीं, कायनात खैरात, चैरिटी नहीं बांटती, वो मजदूरी देती है। यू गेट वॉट यू डिजर्व। अगर आर्यन को वो जिंदगी चाहिए जो 1% लोग जीते हैं, तो उसे वो करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर रहे। 99% लोग आज रात पार्टी कर रहे होंगे। आर्यन ने रिप्लाई किया, एंजॉय गाइस, मैं नहीं आ पाऊंगा। दोस्तों ने उसे बोरिंग, बढ़ा बूगा और न जाने क्या क्या कहा। उसे थोड़ा बुरा लगा। वो इंसान ही तो था। अवॉइड द पीपल यू डोंट वांट टू बिकम। ये सुनना कड़वा है, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। संगति, कंपनी का असर धीमे जहर जैसा होता है, पता भी नहीं चलता और आप बदल जाते हैं। आर्यन ने अपना रास्ता चुन लिया था और यह रास्ता अकेला था। उस रात आर्यन ने एक मूवी देखी, लेकिन एक अलग नजरिए से। वो देख रहा था कि कैसे मेन कैरेक्टर अपनी प्रॉब्लम से लड़ता है। तभी उसे एक थॉट हिट किया, मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। हम अक्सर अपनी ही जिंदगी में साइड कैरेक्टर की तरह जीते हैं। हम इंतजार करते हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएं, जैसे कोई और स्क्रिप्ट लिख रहा हो। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जिंदगी को एक मूवी की तरह इमेजिन किया। सीन 1, हीरो आर्यन थका हुआ ऑफिस से आता है। सीन 2, हीरो फोन उठाकर 3 घंटे रील्स देखता है और सो जाता है। सीन 3, हीरो बुढ़ापे में रो रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। कितनी बकवास मूवी है ये, आर्यन ने जोर से कहा। अगर मैं ये मूवी थिएटर में देख रहा होता तो मैं पॉपकॉर्न फेंक कर बाहर आ जाता। तो फिर वो ये मूवी जी क्यों रहा है? एक अच्छी मूवी में हीरो संघर्ष करता है, गिरता है,
लेकिन फिर उठता है। हीरो आसान रास्ता नहीं चुनता, हीरो वो करता है जो जरूरी है। आर्यन ने डिसाइड किया कि वो अपनी मूवी का डायरेक्टर भी है और एक्टर भी। अगर स्क्रिप्ट बोरिंग है तो उसे स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी, और स्क्रिप्ट सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। अगली सुबह सैटरडे, वीकेंड, ये सबसे बड़ा टेस्ट था। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। छुट्टी का दिन अक्सर बर्बाद दिन बन जाता है। हम सोचते हैं आज तो छुट्टी है, आराम करेंगे, और वो आराम आलस में बदल जाता है। आर्यन सुबह जल्दी उठा, उसने अपने जूते पहने और दौड़ने निकल गया। रास्ते में उसे एक बहुत महंगी गाड़ी दिखी। अंदर एक आदमी बैठा था जो बहुत अमीर लग रहा था। आर्यन के मन में फिर से वो कंपैरिजन वाला कीड़ा जागा, लेकिन इस बार उसने उसे कुचल दिया। उसने सोचा, वो अपनी मूवी का हीरो है, मैं अपनी मूवी का। मेरी मूवी अभी इंटरवल तक भी नहीं पहुंची है, पिक्चर अभी बाकी है। दौड़ते हुए उसकी सांस फूल रही थी, पैर दुख रहे थे। उसका दिमाग कह रहा था, रुक जा आर्यन, बहुत हो गया। ये वो पल है जहां डू द हार्ड थिंग्स का असली मतलब समझ आता है। मुश्किल ये नहीं है कि आप पहाड़ चढ़ें, मुश्किल ये है कि जब आप चढ़ रहे हो और आपका हर एक सेल चीख चीख कर कह रहा हो रुक जाओ, तब आप एक कदम और बढ़ाएं। आर्यन रुका नहीं, उसने अपनी पेस धीमी कर ली, लेकिन रुका नहीं। घर लौटते वक्त उसे एक पार्क में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे। वो बेफिक्र थे, खुश थे। उन्हें कल की चिंता नहीं थी, बीते हुए कल का पछतावा नहीं था। योर लाइफ इज बेटर देन यू थिंक। आर्यन ने महसूस किया कि वो कितना लकी है। उसके हाथ पैर सलामत है, उसे दिखाई देता है, उसके पास रहने को घर है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आज सुबह सोकर उठे ही नहीं। ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और वो कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे सिर्फ एक दिन आर्यन जैसी जिंदगी जीने के लिए, भले ही वो जिंदगी समस्याओं से भरी हो। आर्यन की समस्याएं उसे पहाड़ जैसी लगती थी, लेकिन मौत, डेथ के सामने वो धूल के कण बराबर थी। मोमेंटो मोरी। उसे याद आया कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। ये डेडलाइंस, ये पैसे की चिंता, ये लोगों की राय, अंत में सिर्फ ये मायने रखेगा कि उसने अपनी जिंदगी कैसे जी। घर आकर उसने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी रॉन्ग लैडर वाली समस्या को सुलझा सकता था, लेकिन ये जोखिम भरा था। बर्न द बोट्स। अगर आप द्वीप, आइलैंड पर पहुंचकर अपनी नावें जला दें, तो आपके पास वापस लौटने का रास्ता नहीं बचता। तब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, जीतना या मरना। आर्यन ने अपना लैपटॉप खोला और एक ईमेल टाइप करना शुरू किया। ये ईमेल किसी क्लाइंट को नहीं था, नहीं किसी दोस्त को। ये ईमेल उसके बॉस मिस्टर वर्मा को था। नहीं, वो रिजाइन नहीं कर रहा था, अभी नहीं, लेकिन वो एक बाउंड्री सेट कर रहा था। वो अपनी जिंदगी की लगाम वापस अपने हाथ में ले रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली सेंड बटन पर जाने वाली थी, एक डर ने उसे जकड़ लिया। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बॉस नाराज हो गया तो। ये डर स्कैरसिटी माइंडसेट का था। डर की दुनिया में अवसरों, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। क्या आर्यन वो ईमेल भेज पाएगा, या उसका डर उसे फिर से उसी सेफ हार्बर में रोक लेगा जहां जहां सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन जिसके लिए वो बने नहीं होते। क्योंकि याद रखिए, जहाज समंदर में जाने के लिए बने होते हैं, किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं। आर्यन की उंगली माउस पर कांप रही थी। आर्यन की उंगली माउस पर थी और दिल की धड़कनें किसी हथौड़े की तरह छाती में बज रही थी। उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसका डर था जो चिल्ला रहा था, पागल हो गया है क्या, चुपचाप काम कर वरना नौकरी गई समझ। और दूसरी तरफ एक धीमी मगर मजबूत आवाज थी, बर्न द बोट्स। अगर वो हमेशा सुरक्षा, सेफ्टी के बारे में सोचता रहेगा तो वो कभी समंदर पार नहीं कर पाएगा। बंदरगाह, हार्बर,
सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज वहां खड़े रहने के लिए नहीं बनते। उसने अपनी आंखें बंद की और क्लिक कर दिया। ईमेल सेंड हो गया। ये रेजिग्नेशन लेटर नहीं था, लेकिन ये एक डेक्लरेशन था। उसने मिस्टर वर्मा को लिखा था कि वो इस वीकेंड काम नहीं करेगा क्योंकि उसे अपनी हेल्थ और पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना है। ये स्टूपिड रिस्क नहीं था। उसने बदतमीजी नहीं की थी, बस एक बाउंड्री खींची थी। लेकिन आर्यन जैसे इंसान के लिए, जो हमेशा यस सर बोलता आया था, ये किसी पहाड़ से कूदने जैसा था। जैसे ही ईमेल गया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसे लगा जैसे अभी आसमान गिर पड़ेगा या मिस्टर वर्मा का फोन आ जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी माइंडसेट। ये सोचना कि अगर ये नौकरी गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, अगर ये मौका गया तो दूसरा नहीं मिलेगा। ये डर हमें छोटा बना देता है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। अभी हकीकत में कुछ नहीं हुआ था, बस आर्यन के दिमाग में भूचाल आया हुआ था। उसने लैपटॉप बंद किया और उसे दराज में डाल दिया। जो होगा मंडे को देखा जाएगा। उस दोपहर आर्यन अपने कमरे में बैठा था। मन अभी भी बेचैन था। खुद को शांत करने के लिए उसने एक आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। यह कहानी चार्ली मुंगेर की थी। आर्यन पढ़ता गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जब चार्ली मुंगेर 31 साल के थे तो वो तलाकशुदा, डिवोर्स्ड थे, पूरी तरह कंगाल, ब्रोक थे और अपने 9 साल के बेटे को दबना रहे थे, जिसकी कैंसर से मौत हो गई थी। सोचिए उस इंसान की हालत। 31 की उम्र में सब कुछ तत्म। कोई भी आम इंसान वहां हार मान लेता, शराब में डूब जाता या जिंदगी को कोसता, लेकिन मुंगेर रुके नहीं। वो रोए, वो टूटे, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की और 69 की उम्र तक वो दुनिया के सबसे अमीर और अक्लमंद लोगों में से एक बन गए। आर्यन ने फोन नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे अपनी प्रॉब्लम्स, बॉस का डर, डेडलाइंस, अकेलापन बहुत छोटी लगने लगी। अगर चार्ली मुंगेर उस नर्क से वापस आ सकते हैं, तो आर्यन के पास हार मानने का क्या बहाना है? यू कैन डू इट। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक सबूत है कि इंसान की रूह, स्पिरिट को तोड़ा नहीं जा सकता जब तक वो खुद टूटना न चाहे। उस शाम आर्यन ने एक और चीज महसूस की। वो अक्सर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा रहता था। हेल्थ खराब हुई तो दवाई ले ली, पैसे तत्म हुए तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, रिश्ता नाराज हुआ तो माफी मांग ली। लेकिन स्मार्ट पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स, जीनियसेस प्रिवेंट देम। समझदारी इसमें नहीं है कि आप मुसीबत से कैसे निकलते हैं, समझदारी इसमें है कि आप मुसीबत में पड़ते ही नहीं हैं। अगर वो रोज एक्सरसाइज करेगा तो बीमारी की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर वो रोज थोड़ा इन्वेस्ट करेगा तो गरीबी की नौबत नहीं आएगी। आर्यन ने ठान लिया कि वो अब फायर फाइटर नहीं बनेगा जो आग बुझाता फिरे, बल्कि वो ऐसा घर बनाएगा जहां आग लगे ही ना। संडे की सुबह आर्यन उठा तो उसे एक हल्का सा सर दर्द था। मौसम भी बहुत उमस, ह्यूमिडिटी भरा था। उसका मूड चिड़चिड़ा होने लगा। यार, ये गर्मी, ये सर दर्द, शिकायत, कंप्लेन उसके होठों तक आ ही रही थी कि वो रुक गया। डोंट कंप्लेन। अगर वो गर्मी बदल नहीं सकता तो रोने का क्या फायदा? उसने सोचा, यू कैन डांस इन द रेन और सल्क इन द रेन, इट विल रेन रिगार्डलेस। बारिश तो होगी ही। अब ये आप पर है कि आप नाचते हैं या मुंह फुलाकर बैठते हैं। आर्यन ने एक ठंडा पानी का गिलास पिया और मुस्कुराया। ये एक मेंटल विन थी। उसने अपने ही दिमाग को हरा दिया था। शाम होते होते मंडे का डर वापस लौटने लगा। हम सब संडे स्कैरीज से वाकिफ हैं, वो डर कि कल क्या होगा। लेकिन आर्यन ने इस बार अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी बदली थी। उसने पहले ही अपने कपड़े निकाल कर रख दिए, अपना बैग तैयार किया और अपनी टू डू लिस्ट बनाई। उसने अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को कम कर दिया।
जब आप तैयार होते हैं तो डर कम लगता है। सोने से पहले उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, योर लाइफ इज बेटर देन यू थिंक। ये सच था। उसके पास एक छत थी, खाने को खाना था, और सबसे बड़ी बात, एक मौका था कल सुबह फिर से उठने का। दुनिया में लाखों लोग आज रात सोएंगे और कल नहीं उठेंगे। आर्यन को ये एक मौका मिला था और वो इसे बर्बाद नहीं करने वाला था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। मंडे की सुबह आर्यन ऑफिस पहुंचा। माहौल तनावपूर्ण, टेंस था। मिस्टर वर्मा अपने कैबिन में थे और जोर जोर से फोन पर किसी पर चिल्ला रहे थे। आर्यन अपनी सीट पर बैठा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मिस्टर वर्मा ने ईमेल पढ़ा? क्या आज उसकी क्लास लगने वाली है? थोड़ी देर बाद मिस्टर वर्मा उसके डेस्क के पास आए। आर्यन की सांसें अटक गई। उसने सोचा, बस अब गया मैं। मिस्टर वर्मा ने उसे घूर कर देखा, फिर बोले, आर्यन, वो ईमेल मिला मुझे। आर्यन ने नजरें झुका ली। सॉरी सर, वो एक्चुअली। मिस्टर वर्मा ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, ठीक है, अच्छा है तुम अपनी बर्नआउट का ध्यान रख रहे हो। बस काम टाइम पर चाहिए, चाहे तुम कभी भी करो। और हां, फ्राइडे वाला सबमिशन अच्छा था। मिस्टर वर्मा वहां से चले गए। आर्यन सन्न रह गया। वो जिस भूत से डर रहा था वो कभी था ही नहीं। इमेजिनरी प्रॉब्लम्स। हमने अपने दिमाग में दूसरों को इतना बड़ा विलेन बना रखा है, जबकि असलियत में लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। अगर आप अपना काम, वैल्यू दे रहे हैं तो लोग आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। डिजर्व वॉट यू वॉन्ट। आर्यन ने इज्जत मांगी नहीं थी, उसने इज्जत कमांड की थी अपने काम और अपनी बाउंड्री से। उस दिन आर्यन ने एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ काम किया। वो डरा हुआ एम्प्लॉय नहीं था जो यस सर बोलता था। वो एक प्रोफेशनल था। शाम को जब वो घर निकला तो उसने देखा कि वो थका हुआ नहीं था। उसके पास एनर्जी बची थी, लेकिन जीत का जश्न मनाना अभी जल्दबाजी थी। क्योंकि जब हम एक लेवल पार करते हैं तो जिंदगी अगला लेवल और मुश्किल कर देती है। घर पहुंचते ही उसे एक फोन आया। ये कॉल घर से था। उसकी मां की आवाज घबराई हुई थी। बेटा, पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आर्यन के हाथ से चाबियां छूटकर जमीन पर गिर गई। अभी कल ही तो उसने सोचा था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से बेहतर है प्रिवेंट करना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो बस आ जाती है बिना दस्तक दिए। यू डोंट हैव टाइम। ये फ्रेज अब सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं था, ये एक डरावनी हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। क्या आर्यन अपने नए माइंडसेट के साथ इस तूफान का सामना कर पाएगा, या फिर ये डर उसे वापस उसी पुराने कमजोर आर्यन में बदल देगा जो हालातों के आगे घुटने टेक देता था? आर्यन के हाथ से चाबियां गिर चुकी थी और उसके कानों में अभी भी अपनी मां की घबराई हुई आवाज गूंज रही थी। वो अगले कुछ घंटे कैसे बीते आर्यन को ठीक से याद भी नहीं। बस एक धुंधला सा मंजर था। जल्दबाजी में कपड़े पैक करना, एयरपोर्ट की तरफ भागना और फ्लाइट में बैठकर हजारों बुरे ख्यालों से लड़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि डेथ, मौत एक कॉन्सेप्ट है जो किताबों में होता है या दूसरों के साथ होता है, लेकिन जब वो हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो सारी फिलॉसफी, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। विमान, फ्लाइट की विंडो सीट पर बैठा आर्यन बाहर घने अंधेरे को देख रहा था। उसे वो लाइन याद आई जो उसने बुक में पढ़ी थी, द हर्श ट्रूथ इज टू हर्श टू फेस। इट्स लाइक वाटर इन अ कप। वन डे आवर लव्ड वंस आर हियर एंड द नेक्स्ट डे दे गॉन। कल तक सब नॉर्मल था, पिताजी ठीक थे, और आज वो एक अस्पताल के बिस्तर पर थे। ये जीवन कितना नाजुक, फ्रैजाइल है। आर्यन ने सोचा कि वो हमेशा सोचता था, अगली बार घर जाऊंगा तो पिताजी के साथ बैठकर बातें करूंगा, अगली बार उन्हें वो वॉच गिफ्ट करूंगा, अगली बार।
लेकिन अगर अगली बार आए ही ना तो। अस्पताल की गंध, स्मेल हमेशा एक सी होती है, दवाइयों और डर का मिश्रण। आर्यन आईसीयू के बाहर खड़ा था। कांच के उस पार उसके पिताजी लेटे हुए थे, कई सारी मशीनों और तारों, वायर्स से घिरे हुए। वो आदमी जो आर्यन की नजर में हमेशा सबसे स्ट्रांग था, जिसने कभी किसी मुश्किल के आगे घुटने नहीं टेके, आज इतना कमजोर और लाचार दिख रहा था। आर्यन का गला भर आया। उसे अपनी मार्बल जार वाली थ्योरी याद आई। उसके पिताजी का जार अब लगभग खाली हो चुका था। गिने चुने कंचे बचे थे और आर्यन ने पिछले कुछ सालों में कितने कंचे बस अपनी बिजी लाइफ के नाम पर वेस्ट कर दिए थे। डॉक्टर बाहर आए। फिलहाल स्टेबल है, लेकिन अगला 24 घंटे क्रिटिकल है, उन्होंने सपाट आवाज में कहा। आर्यन वही कुर्सी पर धम से बैठ गया। उस रात अस्पताल की उस असहज कुर्सी पर बैठे बैठे आर्यन को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, प्रमोशन के लिए, स्टेटस के लिए। हमें लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप डेथ के करीब होते हैं तो आपको याद नहीं आता कि आपने कौन सी मीटिंग अटेंड की थी या कौन सा प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया था। आपको याद आते हैं वो पल जो आपने अपने अपनों के साथ बिताए। आपको याद आती हैं वो बातें जो अनकही रह गई। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर। इस लाइन का मतलब सिर्फ काम को न टालना नहीं है, इसका गहरा मतलब है प्यार को न टालना, मापी को न टालना, जीवन को न टालना। सुबह के 4 बज रहे थे। सन्नाटा था। आर्यन को अंदर जाने की इजाजत मिली। वो धीरे से चलकर बिस्तर के पास गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ जो कभी बहुत सख्त हुआ करता था, अब ठंडा और नरम था। आर्यन कुछ कहना चाहता था, वो बातें जो उसने कभी नहीं कही। भारतीय परिवारों में अक्सर फादर्स और सन्स के बीच एक अदृश्य दीवार होती है। प्यार होता है पर इजहार नहीं होता। हम सोचते हैं उन्हें पता ही है, लेकिन क्या उन्हें सच में पता है? आर्यन ने झुककर धीरे से कहा, पापा, आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी हो गया था, मैंने आपको वक्त नहीं दिया। और फिर बड़ी मुश्किल से अपनी हिचक, हेजिटेशन को तोड़ते हुए उसने कहा, आई लव यू पापा। ये 3 शब्द बोलने में उसे 28 साल लग गए, लेकिन आज उसने बाद का इंतजार नहीं किया। उसने आज, अभी, इसी पल वो कह दिया जो जरूरी था। उसे नहीं पता था कि पिताजी सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया था। इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कल का सूरज किसने देखा है? अगले 2 दिन बहुत भारी थे, लेकिन धीरे धीरे पिताजी की हालत में सुधार होने लगा। कतरा टल गया था। जब पिताजी को होश आया और उन्होंने आर्यन को अपने पास बैठा देखा, तो उनकी आंखों में एक चमक थी। वो चमक आर्यन के लिए किसी भी प्रमोशन से बड़ी थी। उन कुछ दिनों में आर्यन ने अपना फोन कम यूज किया। उसने ईमेल्स चेक नहीं किए, वो बस वहां मौजूद था, पूरी तरह से लाइव विद पीपल यू लव। उसने महसूस किया कि असली अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। असली अमीर वो है जिसके पास वक्त है और उस वक्त को बिताने के लिए अपने लोग हैं। 1 हफ्ते बाद आर्यन वापस अपने शहर लौटा, लेकिन वो आर्यन वापस नहीं आया जो गया था। वो बदल चुका था। उसका अपार्टमेंट वही था, नौकरी वही थी, शहर वही था, लेकिन उसका नजरिया, माइंडसेट बदल गया था। वो अब रीजन बीटा में नहीं जी रहा था। उसने अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया था। उसने ऑफिस जाकर सबसे पहले मिस्टर वर्मा से बात की। उसने डरते डरते नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो अपनी शर्तों पर काम करेगा। वो काम पूरी ईमानदारी से करेगा, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं। और हैरानी की बात यह थी कि दुनिया नहीं टूटी, काम चलता रहा। दरअसल जब आप अपनी कद्र करते हैं तो दुनिया भी आपकी कद्र करने लगती है। आर्यन ने लिखना जारी रखा।
वो हर रोज सुबह उठता, अपनी डायरी खोलता और लिखता, कभी 5 मिनट, कभी 1 घंटा। कंसिस्टेंसी अब उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गई थी, जैसे सांस लेना। उसने समझा कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, लेकिन वो हर रोज एक ईंट रख रहा था, और धीरे धीरे एक दीवार, फिर एक कमरा, और फिर एक महल आकार ले रहा था। उसने जलन, जेलसी को छोड़ दिया था। उसे अब दूसरों की हाइट फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी में जी रहा था। उसकी मूवी अब बोरिंग नहीं थी। उसमें स्ट्रगल था, दर्द था, लेकिन उसमें मीनिंग, अर्थ भी था। एक शाम आर्यन अपनी बालकनी में खड़ा डूबते हुए सूरज को देख रहा था। उसके हाथ में रॉबर्ट फ्रोस्ट की वो कविता थी जो उसे बहुत पसंद थी। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जंगल, दुनिया बहुत लुभावना है, बहुत गहरा है। यहां बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें अपनी राह से भटकाना चाहते हैं। आराम, आलस, नशा, एंटरटेनमेंट, ये सब हमें सुलाना चाहते हैं। लेकिन आर्यन के पास अब वादे थे। वादे अपने आप से, अपने सपनों से, अपने पेरेंट्स से। उसे अभी बहुत दूर जाना था। उसे अभी बहुत कुछ करना था। सोने, डेथ से पहले उसे पूरी तरह जागना था। आर्यन मुस्कुराया। उसे अब मौत से डर नहीं लगता था। उसे अब बिना जिए मरने से डर लगता था। रिग्रेट ऑफ एन अनलिव्ड लाइफ। उसने एक गहरी सांस ली, अंदर गया और अपनी नई स्क्रिप्ट का अगला पन्ना लिखना शुरू किया, क्योंकि उसके लिए कल अब बस एक शब्द था। जिंदगी तो आज में थी। दोस्तों, आर्यन की कहानी यही एक विराम, पॉज लेती है, लेकिन तत्व नहीं होती, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं, हमारी कहानी चलती रहेगी। हम सब अपनी अपनी किताब के लेखक हैं। कलम हमारे हाथ में है, पन्ने खाली हैं। सवाल बस ये है कि हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं। क्या हम भी अंत में सिर्फ गेस्ट्स कलेक्ट करेंगे अपने फ्यूनरल के लिए, या हम एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसे अगर हमें दोबारा जीना पड़े, एटर्नल रिकरेंस, तो हम खुशी खुशी जिएंगे। याद रखिए, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई नहीं आने वाला। आप ही अपने हीरो हैं। आप ही अपनी जिंदगी के शिल्पकार, आर्किटेक्ट हैं। आज की रात जब आप सोने जाएं तो खुद से पूछिएगा, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं खुश होता? अगर जवाब ना है तो कल सुबह का सूरज आपके लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नया जन्म होना चाहिए। रुकिए मत, इंतजार मत कीजिए। वो कॉल कर लीजिए, वो माफी मांग लीजिए, वो पहला कदम उठा लीजिए, क्योंकि रेत घड़ी से रेत तेजी से गिर रही है और ये कभी वापस पलटती नहीं। स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट लिविंग। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से ये थी डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर की एक अनकही यात्रा। अगर इस कहानी ने आपके अंदर की सोई हुई आग को थोड़ी सी भी हवा दी है, तो इस आग को बुझने मत दीजिएगा। अगली कहानी तक जागते रहिए, जीते रहिए। शुभ रात्रि।